औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। आज हम कुछ दोस्तों की और कुछ हमारे फॉलोअर्स की फरमाइश पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फैमिली कोर्ट में जब कोई केस फाइल किया जाता है, मिसाल के तौर पे रिकवरी ऑफ डोवर यानी हकमहर की वसूली का केस होता है, या डोवरी आर्टिकल्स यानी सामान जहेज़ की वसूली का केस होता है, या बच्चे की मेंटेनेंस का वसूली का केस होता है। तो अब तो लॉ चेंज हो चुका है। लॉ ये है कि आप एक ही मुकदमे में सारी चीज़ें शामिल करेंगे। एक ही मुकदमे में सेक्शन 7 जो है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, उसके तहत एक ही मुकदमे में जितने औरत के क्लेम हैं वो सारे ही एक ही मुकदमे में करेंगे। आपको अलग-अलग केस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल कर रहे थे कि मिर्ज़ा साहब हमें ये बताएं कि केस तो हम करें, तो केस करने के लिए साबित करना भी तो उसको ज़रूरी है। जब हम साबित करेंगे केस को, तो साबित करने के लिए एविडेंस ज़रूरी है। तो क्या एविडेंस फैमिली कोर्ट के लिए ज़रूरी है और इसमें सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स क्या हैं, उनकी हदायत क्या हैं, उन्होंने प्रिंसिपल क्या ले डाउन किया है कि जज को वाइल डिसाइडिंग दी फैमिली केस, मिसाल के तौर पे एक खातून केस करती है रिकवरी ऑफ डोवर का, उसके साथ सामान जहेज डोवरी आर्टिकल जिसको बोलते हैं वो, और उसके साथ मेंटेनेंस का केस करती है, और उसके साथ कोई चीज़ें आ जाती हैं, यानी बिलोंगिंग्स भी हो जाती हैं। उसके बिलोंगिंग होती हैं, उसके सर्टिफिकेट होते हैं, तालीमी सर्टिफिकेट। अगर वो खामद के घर से उसको निकाल दिया गया तो उसके सामान जहेज़, उसके कपड़े या उसकी कोई मलकीती अपनी चीज़ें, उसका मोबाइल फ़ोन है, उसका लैपटॉप है, और उसका वो बीए की सर्टिफिकेट डिग्री या एमए की डिग्री या इसके अलावा और कोई तालीमी असनाद हैं वो खामद ने रख ली हैं या उसके घर किसी वजह से आते हुए रह गई, तो वो अब पार्टीज़ के दरमियान कशमकश है, पार्टीज़ के दरमियान हालात कशीदा हैं और औरत को वो दे नहीं रहे। तो उसकी रिकवरी के लिए जब वो करेगी तो क्या सबूत उसको चाहिए। तो मैं जल्दी से बारी बारी आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। नाज़रीन इकराम, एक बात याद रखिए कि फैमिली कोर्ट्स में कानून शहादत ऑर्डर 1984 का इत्तलाक नहीं होता। इसकी दफ़ा 17 सेक्शन 17 जो है वो ये कहती है कि फैमिली कोर्ट्स में जो केस का ट्रायल होता है, फैमिली कोर्ट अपना प्रोसीजर वज़ा कर सकती है। फैमिली कोर्ट जो है वो कानून शहादत के तौर तरीके जो आम सिविल मुकदमात में होते हैं कि अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है तो मेकर ऑफ़ द डॉक्यूमेंट, जिसने वो चिट्ठी लिखी या वो रसीद काटी या उसने कोई सर्टिफिकेट जारी किया, तो वो आके ख़ुद बयान देगा, वो कहेगा हाँ जी ये मेरा ये तैयार करदा सर्टिफिकेट है। ये सिविल केसेस में होता है, फैमिली कोर्ट में ऐसा नहीं होता। फैमिली कोर्ट इन चीज़ों से आज़ाद है। फैमिली कोर्ट अपना प्रोसीजर जो है, अपना ज़ाब्ता कार वो अपनाएगा, लेकिन वो उसूल जो कानून शहादत के या ज़ाब्ता दीवानी के हैं, उन उसूलों से फैमिली कोर्ट मदद ले सकती है, उन उसूलों को अप्लाई कर सकती है, लेकिन बिलखसूस उन उसूलों को फॉलो करना जो है वो फैमिली कोर्ट का वो पाबंद नहीं है फैमिली कोर्ट। अब मैं आपको बारी बारी बताता जाता हूँ कि फैमिली कोर्ट जो है वो किन पॉइंट्स का ख्याल करेगी। मिसाल के तौर पे पॉइंट नंबर 1 मैंने बता दिया है कि कानून शहादत जो है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट 1 फैमिली कोर्ट जो है, पॉइंट नंबर 2 आपको बता रहा हूँ, फैमिली कोर्ट अपना प्रोसीजर अप्लाई करेगी।
यानी खुद जो मुनासिब समझेगी कि वो कहेगी इस तरह कर लो। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि मिसाल के तौर पे डोवर का जो केस है, अभी हम बारी बारी 1 बाय 1 सब चीज़ों को टच करेंगे। पहले हम जो है हक महर की बात करेंगे। अब ज़्यादातर हक महर जो है फैमिली को उसमें फैमिली केसेस में ज़्यादातर हक महर जो है जब निकाह नामा लिखा जाता है फ़रीक़ैन के दरमियान, तो उसके एक कॉलम में, कॉलम 13-14 है, उसमें ये लिखा जाता है कि लड़की का हक महर जो है मिसाल के तौर पे 2 लाख या 5 लाख या बाज़ लोगों में बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, बाज़ लोगों में कम है, और बाज़ लोगों में ये भी लिखा जाता है कि लड़की का हक महर जो है वो 15 तोले ज़ेवरात की शक्ल में मुकर्रर किया गया, और ये मुकर्रर किया गया। अब उसके आगे ये कुछ नहीं लिखा कि अदा कर दिया गया या दे दिया गया, वो खाली है। जब ये लिखा गया कि मुकर्रर कर दिया गया तो उसका मतलब ये है कि ये मुकर्रर हुआ है, अदा नहीं हुआ, अभी उसकी अदायगी बकाया है, ये याद रखिए। इसके बाद बाज़ दफ़ा लोग ऐसा भी करते हैं, अच्छे लोग भी हैं, दरमियाने लोग भी हैं, कुछ चालाक और मकारी वाले लोग भी होते हैं। मिसाल के तौर पे वो हक महर में लिख देते हैं कि 20 तोले सोना जो है वो हमने मुकर्रर किया और वो मौके पर अदा कर दिया गया। अब ज़ेवर तो मौलवी साहब के सामने, जिन्होंने निकाह नामा फिल किया, वो तो उनके सामने नहीं आया, उन्होंने उसको तोला भी नहीं है, उनको क्या पता। उन्होंने पार्टीज ने कहा जी 20 तोले सोना हमने डाला है और वो हमने आज लड़की को डाल दिया है, अदा कर दिया, और दुल्हन कहीं और बैठी है, निकाह नामा कहीं और लिखा जा रहा है। मर्दों में औरतों में फ़र्क होता है। तो जब शादी के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद लड़की ने अपने माँ बाप के घर में जाके वो ज़ेवरात को तोला तो वो 20 तोले की बजाय 10 तोले निकला। अब वो बेचारी बात करती है तो बड़ी एक फसाद खड़ा होता है, एक लड़ाई झगड़ा खड़ा होता है। बाज़ बच्चियाँ ऐसी शर्मीली और डरू होती हैं, वो ये ज़ुबान पे नहीं लाती, और अगर कई फैमिली ऐसी होती हैं वो ज़ुबान पे ले आती हैं, वो कहती हैं बताएं उनको, आराम से बताएं, इज़्ज़तदार तरीके से बताएं कि आपने तो 20 तोले निकाह नामे में लिखा है, तो जो जेवर आपने डाला है उसका तो वज़न 10 तोले है। तो इन छोटी छोटी बातों से फ़रीक़ैन के दरमियान कशीदगी भी आ जाती है और लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। हम सिर्फ आज इस पर बात करेंगे कि एविडेंस क्या है। तो एक एविडेंस होती है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ निकाह नामा, यानी हक महर को साबित करने के लिए जो ओरिजिनल निकाह नामे का एक परत लड़की को दिया जाता है, लड़की वालों को दिया जाता है, एक परत जो है निकाह नामे का अटेस्टेड, जब वो उसका इंदराज और उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एक परत लड़के वालों को दिया जाता है, एक निकाह रजिस्ट्रार के पास रहता है और एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में चला जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। निकाह नामा पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये भी याद रखिए कि बाज़ ख़ानदानों में जायदाद भी दी जाती है हक महर में। मिसाल के तौर पे 5 मरले का छोटा सा प्लॉट है या कोई मकान है छोटा सा, तो उन्होंने कहा कि लड़के ने लड़की को हक महर के इवज़ जो है वो 2 कनाल ज़मीन, खसरा नंबर फ़लाँ, खाता नंबर फ़लाँ, खतूनी नंबर फ़लाँ, विलेज फ़लाँ, तहसील और ज़िला फ़लाँ में दे दिया, वो भी बन जाता है। वो लड़की को ज़मीन तो दे दी गई, वो निकाह नामे में लिखा जाना काफ़ी है, लेकिन उसको वसूल नहीं हुई। वसूली के लिए उसको फिर अदालत में जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पार्टीज़ के हालात अच्छे होते हैं, उनमें प्यार मोहब्बत होता है, वहाँ कौन इसकी परवाह करता है, वो कहते हैं निज़ाम चल रहा है, बस चलने दे। लेकिन जहाँ कशीदगी हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर वो अदालत में जाके मुकदमा करके हक महर लेती हैं। और ये याद रखिए कि निकाह नामे में जो लिखी गई जो हक महर की रकम है या ज़ेवरात हैं या जायदाद है, उसकी मुसद्दक़ा नकल
अटेस्टेड कॉपी या ओरिजिनल कॉपी अदालत में जब लड़की आके बयान देगी तो अपने बयान में वो पेश करेगी निकाहनामे की कॉपी, वो उसके बयान के साथ काफ़ी है। वो अदालत चूँकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अदालत उसको समझेगी ये दुरुस्त है। इसके अलावा लड़की अपने बयान में भी कहेगी कि मुझे 20 तोले सोना हक महर में जो है वो मेरा हक महर मुकर्रर हुआ लेकिन मुझे अदा नहीं हुआ। अगर वो रिकवरी का केस कर रही है तो वो अपने बयान में अपने केस में अपने वकील साहब को कहेगी ये लिखें कि मुझे मेरा हक महर 20 तोले सोना, अगर 20 तोले है, अगर 5 है तो 5 लिखेगी, 10 है तो 10 लिखेगी। लेकिन सच्ची बात करनी है, ऐसा ना हो कि निकाहनामे में हक महर लिखा हो 10 तोले तो आप अपने केस में लिख दें 15 तोले या 20 तोले। ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना। जो सच्ची बात है, खरी बात है, क्योंकि जब आप अदालत में जाएंगे आपके बयान में अगर वो ये बात आ रही है कि वो 20 तोले मेरा मुकर्रर हुआ तो आपका निकाहनामा कहेगा ये तो वो 10 तोले मुकर्रर हुआ। तो जो निकाहनामे में लिखा गया होगा वो माना जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट को अवलियत दी जाती है। खैर, अब मैं ये बात करता हूँ कि एक तो आपका निकाहनामा है सबूत हक महर का, दूसरा लड़की का अपना बयान है जो वो बतौर विटनेस अदालत में आके अपना बयान देगी और फिर उस पर जिरा होगी। इसके अलावा जब लड़की दावा दायर करेगी तो दावे के साथ वो एक लिस्ट लगाती है कि मेरे ये गवाह हैं जो मैं पेश करूँगी शहादत में। 2 या 3 गवाह होते हैं, बाज़ दफ़ा एक गवाह भी होता है। लड़की का भाई आ जाता है, लड़की का बाप आ जाता है, लड़की का चचा आ जाता है, लड़की का मामू आ जाता है। कोई भी जो निकाहनामे के वक्त मौजूद हो, और ज़रूरी नहीं है कि उसने निकाहनामे में बतौर विटनेस साइन किया हो, वो शादी में मौजूद हो, वो ये बता सके कि मेरे मौजूदगी में निकाह हुआ था और मेरे ये निकाहनामा मेरे सामने जो है वो फिलअप हुआ था और दस्तखत किए थे, ये उसकी कापी है, मेरे सामने ये लिखा गया। तो ये हक महर इतना मुकर्रर हुआ। अगर रकम की सूरत में 1 लाख 2 लाख मुकर्रर हुआ तो वो बताएगा, अगर ज़ेवरात की सूरत में है तो वो लिखेगा, अगर जायदाद की सूरत में है तो वो बयान देगा। तो ये तो हो गया डोवर के मुतल्लिक, ये नहीं हक महर के मुतल्लिक। लड़की का बयान, उसके गवाह 1 या 2 हों उनका बयान, और निकाहनामे की जो अटेस्टेड कापी है ये काफ़ी है साबित करने के लिए। ठीक होगी बात। अब आगे आ जाएं, रिकवरी ऑफ डोवरी आर्टिकल्स, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। अब बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं, बाज़ हमारे जूनियर वकला हज़रात अपने क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि भाई डोवरी आर्टिकल्स जो हैं वो आप जो है उसका सबूत लेकर आए, उसकी रसीदें लेकर आए। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि शादी को 10 साल 12 साल 15 साल बीत जाते हैं, कौन इतने लंबी रसीदें इतनी पुरानी संभाल के रखता है, फ़ाइलें तो कोई बना के नहीं रखता, झगड़े तो बाद में शुरू होते हैं। तो अगर तो मिसाल के तौर पर लड़की के पास वो रसीदात उसके वालिद के पास, उसकी माँ के पास मौजूद हों तो अच्छी बात है। अगर रसीदात ज़ेवरात की और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की और ये फर्नीचर के सामान की और बाकी किचन वेयर, डिनर सेट और इस तरह के बाकी जो सामान होते हैं, अगर उनकी रसीदात मौजूद है तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। वो लड़की जो है जब अपना केस दायर करेगी तो वो कहेगी कि जब हमने सामान ख़रीदा था वक्त इतना गुज़र गया है, रसीदात हमसे मिसप्लेस हो गई हैं और हमने ये ज़ेवरात ख़रीदे। अपने केस के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे वो लगाएगी अनेक्शर ए, उस लिस्ट में लिखेगी अनेक्शर ए। अनेक्शर ए के नीचे वो लिखेगी कि ये लिस्ट है ज़ेवरात की तफसील। ज़ेवरात की तफसील में वो बच्ची लिखेगी, यानी उसका वकील बनाएगा, बच्ची तो सिर्फ उनको मालूमात फराहम करेगी कि मेरा एक सेट जो था वो 7 तोले का था, दूसरा सेट मेरा 3 तोले का था, और इसके अलावा मेरी 4 या 6 चूड़ियाँ थी, और सेट की 7 तोले की मालियत लिखेगी
उसका वज़न लिखेगी और तफसील लिखेगी, और फिर इसी तरह सीरियल नंबर 2 में लिखेगी दूसरे सेट की वज़न और उसका नाम लिखेगी और उसकी मालियत लिखेगी, जब वो ख़रीदा गया क्या मालियत थी, और मौजूदा मालियत लिखेगी। फिर उसमें तीसरी जगह पे लिखेगी मेरी 4 चूड़ियाँ थी और एक तोले की चूड़ी थी, और 4 तोले की 4 चूड़ियाँ जो हैं उनकी जो है बनवाई और मेकिंग डाल के वो जो है 4 तोले जेवर की सोने की कीमत और बनवाई की कीमत ये बनती है। फिर उस सारे अंगूठियाँ या कोई टिक्का वगैरह है उसका, या कोई नथली है, या कोई जो भी आइटम्स हैं, वो सारा वो लिखेगी तफसील, 1 2 3 4 5 जितने आइटम हैं। फिर उसको सम अप करेगी और वो लिखेगी ये मेरा सारा जो जेवर है इसकी जो मालियत है वो 20 लाख रुपए बनती है, और नीचे अपने और अपने वकील के दस्तखत करेगी। ये एक लिस्ट होगी जेवरात की। फिर एक लिस्ट वो लड़की अलहदा से बनाएगी, उसको कहते हैं डोवरी आर्टिकल्स की लिस्ट। डोवरी आर्टिकल्स की लिस्ट वो अलहदा से साथ लगाएगी। एक तो बता दी ना, अनेक्शर ए जेवरात की लिस्ट, अनेक्शर बी वो बनाएगी वो लिस्ट जो डोवरी आर्टिकल्स की है। मिसाल के तौर पे फर्नीचर के सामान है, डबल बेड सेट है, सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल सेट है, वो लिखेगी और उनकी मालियत लिखेगी। और फिर वो डिनर सेट लिखेगी, डिनर सेट की मालियत लिखेगी, वाटर सेट लिखेगी। ये पूरी 2-3 पेजों की वो पूरी लिस्ट होगी जिसमें छुरियाँ, कांटे, कटलरी का सेट और देचकियाँ और चमचे और रज़ाइयाँ, तौलाइयाँ और कपड़े जोड़े वगैरह, जूते और बिस्तर और सूटकेस और हैंड कैरी सेट, तमाम चीज़ों की 3 4 5 सफ़े की अनेक्शर बी की एक लिस्ट बनेगी। और हर चीज़ सीरियल नंबर 1 फ़लाँ, सीरियल नंबर 2 फ़लाँ, फिर उसकी आगे मालियत लिखेगी। फिर आखिर में वो सम अप करके वो लिखेगी कि ये सारा सामान जहेज़ जिसको हम डोवरी आर्टिकल्स कहते हैं, ये इनकी जो है मालियत मिसाल के तौर पे 11 लाख है या 12 लाख है या 15 लाख है, जिस तरह उनके वाक़यात हैं। ये याद रखिए कि जो भी, मैं एक असूल पसंद आदमी हूँ, मैं आपको जो एडवाइस करूँगा सच की एडवाइस करूँगा, कभी गलत एडवाइस नहीं करूँगा। आपने जो बात लिखनी है हकीकत की लिखनी है, सच्चाई पर लिखनी है, झूठा केस नहीं करना। अगर आपका सामान 5 लाख का है तो डोवरी आर्टिकल्स में 5 लाख की ही लिस्ट बनानी है, झूठ पर मबनी आपने केस नहीं करना। अल्लाह भी नाराज़ होगा, आपका ज़मीर भी मुतमईन नहीं होगा, और फिर आपका झूठ कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। जो सच्चाई पर मबनी है वो आपने बनानी है। 100% सच्चाई ना हो तो 98-95% सच्चाई तो हो ना। जो आपको याद है उसके मुताबिक आप लिख दें, और फिर आखिर में उस पर बता दें कि डोवरी आर्टिकल्स का जो हमारा क्लेम है, जो हमारा सामान है, उसकी मालियत 10 लाख बनी है, 5 लाख बनी है, 12 लाख बनी है, जो भी है सच पर मबनी वो आपने लिखनी है। उसके बाद बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने इन डोवरी आर्टिकल्स की जो लिस्ट है इसका तज़किरा अपने केस में भी करना है। यानी सारे आर्टिकल्स का ज़िक्र नहीं उसमें करना, उसमें कहना है कि मुझे मेरे वालिदैन ने डोवरी आर्टिकल्स जो हैं वो मुझे दिए थे 11 लाख रुपए मालियत के, जिनकी तफसील मैंने अलहदा से अनेक्शर बी में लगा दी है। ज़ेवरात की तफसील जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए थे वो अनेक्शर ए में लगा दी है, उनकी मालियत इतनी है, डोवरी आर्टिकल्स की मालियत इतनी है, वगैरह वगैरह। ये तो बातें सारी हो गई जो आपने तज़किरा करना है। और वो जो आप अर्ज़ी दावा में लिखेंगे डोवरी आर्टिकल्स 11 लाख का, और वो आपकी लिस्ट अनेक्शर बी जो है वो उसके साथ मुताबिकत रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट लगा रहे हैं 11 लाख की और केस में लिख रहे हैं 15 लाख, फ़र्क नहीं आना चाहिए, वहाँ आप झूठे पड़ जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा मैच करके, पूरा
मेटिकुलसली और बड़ी एहतियात से बना के लिखना है। ज़ेवरात अगर आपके 15 लाख के हैं, 20 लाख के हैं, तो वो आपके केस में भी उसका ज़िक्र उतना ही होना चाहिए और आपकी लिस्ट एनेक्चर ए में भी उसका ज़िक्र होना चाहिए। अब आगे आ जाएं। अब तीसरी बात आती है आपकी, जो एक ही केस में होता है, वो मेंटेनेंस। अब मिसाल के तौर पे जो मेंटेनेंस आप मांग रही हैं, मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं आपके एक बेटी है और एक बेटा है, दोनों स्कूल गोइंग हैं, तो उनकी मेंटेनेंस लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या सबूत लगाना चाहिए? उनके स्कूल के आप स्कूल से सर्टिफिकेट लेके लगाएंगे और फ़ीस का जो कार्ड होगा वो लगाएंगे, फ़ीस की रसीदें हैं वो लगाएंगे साथ, और उसके जो बुक्स की रसीदें हैं, यूनिफॉर्म की रसीदें हैं वो साथ लगाएंगे, और उसका एक अनेक्चर सी आप बनाएंगे। जिस तरह ज़ेवरात की आपने लिस्ट बनाई है, इसी तरह मेंटेनेंस की लिस्ट बनाएंगे कि माहाना ख़र्चा फ़ी बच्चा जो है वो इतने हज़ार रुपये आ रहा है। ये याद रखिए कि मेंटेनेंस जो होता है, बच्चों का तालीमी ख़र्च नंबर 1, नंबर 2 बच्चों की खुराक खाना पीना, बच्चों की लिबास का ख़र्च, बच्चों की ट्रांसपोर्ट का ख़र्च और ट्यूशन का ख़र्च, ये चीज़ें होती हैं तालीमी अखराजात में। अब बच्चे कहें कि मैंने जहाज़ में दुबई की सैर के लिए जाना है, तो अदालत वो आपको नहीं दिलाएगी। बच्चे कहें कि मैंने स्विमिंग के लिए वो जाना है इस्लामाबाद क्लब में, तो वहाँ मेरा ख़र्चा जो है 1 लाख रुपए माहाना है, तो वो अदालत आपको नहीं दिलाएगी। ज़रूरी अखराजात में मैंने ज़िक्र कर दिया है, वो है तालीमी अखराजात, आपके मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अगर आप बीमार बच्चा होता है उसकी जो दवाई वगैरह है, मेडिसिन हैं, इलाज वगैरह है वो, और उसकी बुक्स का ख़र्चा, उसकी यूनिफॉर्म का ख़र्चा, और उसके प्राइवेट लिबास का ख़र्चा, और उसकी स्कूल में जाने आने का ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा, ये अखराजात सारे जो है, और उसके फूड का ख़र्चा, हाँ जी, फूड का ख़र्चा भी आपने क्लेम करना है बाहर। ये 3-4 अखराजात मैंने आपको बता दिए। और फूड के ख़र्चे की तो रसीदात नहीं होती। अब आप टमाटर लेने गई हैं, आप गोभी लेने गई हैं, तो गोभी की तो कोई रसीद नहीं होती, वो आपने टेंटेटिव एक अंदाज़े से लिखनी है कि अंदाज़े से फ़ी बच्चा माहाना ख़र्च मेरा 25,000 रुपया है, जिसमें तालीमी अखराजात भी शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट और वो भी शामिल है। उसकी एक लिस्ट आप बना देंगी कि फ़ूड का ख़र्चा 10,000 है, और फ़ीस उसकी 9,000 है, और उसकी ट्रांसपोर्ट जो है उसकी 3,000 है, और उसकी जो यूनिफॉर्म का ख़र्चा है वो भी अंदाज़े से 3,000 रुपये, और बुक्स का ख़र्चा भी 3,000। ये सारा मिला के फ़ी बच्चा 25,000 रुपये बनता है मिसाल के तौर पे। तो वो आप लिखेंगे फ़ी बच्चा पर मंथ जो है मेरा 25,000 रुपये ख़र्चा बनता है। अब ज़रूरी बात ये है कि आपको अदालत ख़र्चा जो मुकर्रर करेगी, वो मुकर्रर करेगी बच्चों के बाप की माहाना आमदन से कमेंसुरेट करके, मुताबिकत रख के। ऐसा नहीं है कि बच्चों के बाप की माहाना आमदन, यानी मिसाल के तौर पे उसकी तनख्वाह जो है 40 या 50,000 है, तो बच्चों की माँ जो है वो ख़र्चा क्लेम कर रही है फ़ी बच्चा 50,000 रुपये, तो अदालत कभी ऐसा नहीं करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की कई फ़ैसले हैं, हाई कोर्टों के कई फ़ैसले हैं। 2009 का सुप्रीम कोर्ट का SCMR पेज 109 एक है, एक पेज 138 का एक फ़ैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल सेटल किया है कि बच्चों का ख़र्चा मुकर्रर करने के लिए अदालत जो है बाप की माहाना आमदन देखेगी क्या है। माहाना आमदन जांचने के लिए, देखने के लिए भी एक तरीक़ाकार है, वो भी मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर मिसाल के तौर पे बच्चों का बाप जो है फ़ौज में मेजर है या कर्नल है, तो वो बच्चों का बाप, उसका ज़िम्मेदारी होगी वो अदालत में सबूत पेश करे, मिलिट्री अकाउंट ऑफिस से लेकर अपनी सैलरी सर्टिफिकेट पेश करेगा। ये देखें जी, मेरा तो मंथली जो मेरा इनकम है
वो 1 लाख और 25,000 है। मिसाल के तौर पे अगर वो कर्नल है तो वो इतनी होगी, अगर मेजर है तो थोड़ी कम होगी। तो मिसाल के तौर पे अगर वो पुलिस ऑफिसर है, सर्विंग है, तो इस तरह से है। और अगर वो प्राइवेट कोई बिज़नेस करता है तो आपने उसका लिखना है कि उसका माहाना आमदन जो है वो 3 लाख रुपए पर मंथ है। मिसाल के तौर पे वो स्पेयर पार्ट की शॉप करता है, तो आप अपने केस में लड़की लिखेगी कि स्पेयर पार्ट की शॉप करता है, उसकी माहाना आमदन 3 लाख है। इसके अलावा उसको 2 लाख रुपए फ़लाँ जगह उसका 2-3 दुकानें हैं किराए पे दी हुई, 50,000 रुपये फ़ी दुकान उसको किराया मिलता है। 4 दुकानें हैं, 4 दुकानों का किराया जो है 2 लाख रुपए उसको आता है। या इसके अलावा और कोई उसको एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, ये ज़री ज़मीन है, वहाँ से उसको कोई पैदावार के आती है, तो वो आप अंदाजे से लिख देंगी। ये है उसको साबित करने का तरीक़ाकार। तो आप मेरी गुजारिश ये थी कि हर केस में अपने वाक़यात होते हैं, हर केस में अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और उसको साबित करना उस फरीक की, उस पार्टी की ज़िम्मेदारी होती है जो पार्टी क्लेम करती है। और जो बच्चों का बाप होता है, अपनी इनकम जो है साबित करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर उसके पास इनकम का कोई सबूत है, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न है, वो एक सबूत है, और उसको रेंटल इनकम कहीं से आती है तो उसका सबूत है, वो रेंट के वो एग्रीमेंट पेश कर सकता है, बता सकता है ये मेरी इनकम है। तो उस रोशनी में अदालत जो है वो तयन करेगी कि फ़ी बच्चा जो है पर मंथ कितना ख़र्चा होना चाहिए। और आम तौर पर अदालत एक मुतवाज़न ख़र्चा फ़ी बच्चा मुकर्रर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अदालत ऐसा ख़र्चा मुकर्रर कर दे जो कि उन बच्चों के बाप की इनकम से ज़्यादा हो। अगर बच्चों की माँ ने ख़र्चा ज़्यादा क्लेम किया तो अदालत वो नहीं मानेगी। अदालत एविडेंस देखेगी, सबूत देखेगी, दस्तावेज़ात देखेगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगी, और आपके गवाहान के बयानात देखेगी। दूसरी पार्टी की भी शहादत देखने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचेगी कि इसका ये मुकर्रर होना चाहिए, मुनासिब ख़र्चा, वो मुकर्रर करेगी। तो ये थी आज की मालूमात और आज का लेक्चर, जो हमने आपको बताया कि क्या एविडेंस जो है अदालत देखती है। ये आपके फैमिली केस में रिकवरी के हवाले से, खा वो डोवर हो और खा वो मेंटेनेंस हो, ज़ेवरात हो, फर्नीचर हो, डोवरी आर्टिकल्स हो या मेंटेनेंस हो, उम्मीद है कि हम आपको अच्छी मालूमात फराहम करने में कामयाब हुए होंगे। मज़ीद कोई बात हो तो आप हमारा टेलीफ़ोन नंबर ले लें और उस पर हमें कॉल करके शाम के 7 से 9 बजे तक फ़ोन करके मालूमात ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0336-734-6424। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज का सेगमेंट यहाँ ख़त्म हुआ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।